अब होने वाला है शंखनाद, पिच रही है चुनावी बिसात। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। किसी की मृत्यु हो तो उनके लिए शमशान घाट भी नहीं, वहाँ वो अपने घर के बाहर अपना गड्ढा खोदकर और अपने बच्चे का एक हड्डी लगी रहती थी और पीछे एक झाड़ू लगा रहता था, उसी जगह 85% नमस्कार, मैं ऋषिपाल सिंह। आप देख रहे हैं जनता टाइम, सच के साथ एक कदम। जैसा कि आपको पता है कि यूपी में चुनावी माहौल चल रहा है, सभी पार्टियों ने अपने अपने पासे फेंक दिए हैं। देखना यह कि इस चुनावी माहौल में किसके सर बंधेगा सेहरा और कौन जाएगा अपने घर खाली। तो ऐसी ही एक चुनावी चर्चा में आज के हमारे कुछ मुख्य अतिथि जी हमारे साथ पधार चुके हैं। तो एक एक करके मैं आप सभी से उनका परिचय करवाता हूं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, आगरा मंडल प्रभारी जन अधिकार पार्टी से देवेंद्र साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे जसवंत नगर विधानसभा से महिला प्रत्याशी मधु कुशवाहा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। नमस्कार। साथ ही और बताना चाहेंगे आपको, आवाज जिलाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी ऐश्वर्य प्रताप कुशवाहा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आप बताना चाहेंगे जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ प्रभारी कुसुमा साग जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे चुनावी चर्चा कार्यक्रम में। साथ ही आपको बताना चाहेंगे आज के इस हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ देने आ रहे हैं हमारे चैनल के उप संपादक श्री संजय जी। तो हाँ संजय जी, आपका भी आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, आज की इस चुनावी चर्चा में आप लोग सभी लोग आ चुके हैं। पहला सवाल मेरा ये रहेगा, आगरा मंडल के प्रभारी जी से मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप जसवंत नगर में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। जैसा कि सभी को विदित है, विगत 4 दशकों से इस विधानसभा में सपा का दबदबा है। क्या रणनीति है आपकी और किस तरीके से आप सपा पार्टी को पटखनी देना चाहते हैं, जरा विस्तार से बताएं। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी की शुरुआत 2016 में की थी। जी। तब से लेकर आज तक हम लोग पार्टी का संगठन जो हमारा बूथ तक कंप्लीट हो चुका है और हर चुनाव की रीढ़ की हड्डी बूथ ही होता है। कोई चुनाव हो या कोई भी पार्टी हो, बूथ तक इसका संगठन हो जाता है, वो पार्टी खड़ी हो जाती है। और हमारा यही एक जसवंत नगर विधानसभा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं पर बूथ तक संगठन कंप्लीट है। उसमें खासकर हम आपको बता दें 305 विधानसभा ऐसी हैं जिसपे हम बहुत जबरदस्त लड़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय असदुद्दीन ओवैसी जी जो MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय बामन मेश्राम साहब, माननीय रामकरण कश्यप जी, इस तरह से हमारा ये जो है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है। तो इस मोर्चे के अंदर आप देखने को मिल जाएगा, अगर आप इस पे फोटो पे देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी जी। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जी। जो हमारे नेताओं के द्वारा बनाया गया है कि जिसके आधार पर हम सबके हक और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। पूरे एक उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एक पार्टी ऐसी है, ऐसा गठबंधन है, तो वो एक गठबंधन ये है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जिसके अंतर्गत आप देख लीजिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी फॉर्मूले पर हम काम कर रहे हैं। जसवंत नगर विधानसभा में जो आप बात कर रहे थे हमसे, तो उस पर हम बता दें आपको कि ये फार्मूला जो हमारा है, यही फार्मूला यहाँ काम आएगा। और आप इन तीनों को मिला दीजिए तो वोट की
परसेंटेज क्या निकल के आ जाएगी, ये हमारा जो है लड़ने का और जीत सुनिश्चित करने का यही फार्मूला है। साहब जी एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने 3 लोगों का नाम लिया जी। अल्पसंख्यक, SC। मैं जानना चाहता हूँ क्या आपकी पार्टी ने सामान्य वर्ग को छोड़ दिया है? नहीं छोड़, मैं उनको आपने सम्मिलित क्यों नहीं किया? छोड़ नहीं दिया है, हमने तो आपसे पहले ही कहा है कि जिसकी जितनी संख्या बारी। आपने जो नाम बताया नहीं, है, वो हमने सामान्य वर्ग को आपने जोड़ा ही नहीं। सामान्य वर्ग तो आज तक देश जब से आजाद हुआ है जी, तब से सत्ता शासन में आप देख रहे हैं वही लोग रहते हैं, और जहाँ ये लोग इस बात को चुनाव तक छिपाते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास, जी, समाजवादी विचारधारा, इस तरह के जो नारे चलते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो उसमें मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं है कि जब सरकार बनने के बाद सबको पता है कि जब सरकार के यहाँ से जो कोई काम होते हैं, सरकार के यहाँ से विकास होते हैं, सरकारी नौकरियां मिलती हैं, ठेकेदारी, कोटेदारी, पट्टेदारी, थानेदारी, जाति देख करके यहाँ जो है काम होता है, ये सच्चाई है। तो क्या यह माना जाए, जैसे अभी योगी जी कह रहे हैं कि 80-20, तो आपका क्या 85 और 15 माना जाए? नहीं, बिल्कुल हमारा 15-85 मनोहर कांसीराम साहब ने ये नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम उसी पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ सामान्य है, लेकिन आज तक वो लाभ उठाए। हम अगर सरकार में उत्तर प्रदेश में जनमत दिया तो जिसकी जितनी संख्या सबसे पहले उसी के आधार पर जाति गणना करा करके, चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, ठेकेदारी, कोटेदारी, पट्टेदारी, थानेदारी, हर जगह जिस जाति का जितना अनुपात बनता है उसे हिस्सेदारी दी जाए। अगला सवाल हमारा प्रत्याशी जी से है कि आप महिला प्रत्याशी हैं, तो जैसे हमारी प्रियंका जी कह रही है कि लड़की यूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या आपका क्या फॉर्मूला है? हमारा यही फॉर्मूला है। सभी लोगों को नमस्कार। और हम जो महिला प्रत्याशी आए हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर हमारी महिलाओं को और बेटियों को हक और अधिकार नहीं मिले, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारे सिद्धांत हैं और हमारी पार्टी की यही नीतियाँ हैं, तो हम उसी पर अपने किसी अनुसार काम करें। अगला सवाल मेरा है कि आप देख रहे होंगे कि कोरोना गाइडलाइंस चल रही है, तो इस दौरान क्योंकि रैलियों का मना कर दिया गया है, तो आप इस दौरान अपने मुद्दे जनता तक किस माध्यम से पहुंचा रहे हैं? क्या आपका माध्यम है? हमारा यही है कोरोना गाइडलाइन के द्वारा, क्योंकि जो हमारी टीम है वो 5-5 लोगों की टीम बनाकर और घर घर जाकर उनको संदेश दे रही और हिस्सेदारी की बात कर रही है, और इसमें सोशल मीडिया द्वारा और जूम मीटिंग द्वारा जुड़कर और अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको द्वारा जुड़कर और गाँव गाँव जाकर उनको सभी लोगों को जोड़कर इसे प्रचार करें। साथ ही अगला सवाल मेरा जिला अध्यक्ष महोदय से रहेगा कि आपकी पार्टी ने इटावा विधानसभा की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए जी। मैं जानना चाहता हूं कि ये सपा और भाजपा का गढ़ है, जिस प्रकार से 3 सीटों में 1 सीट सपा के पास, 2 भाजपा के पास अभी हैं वर्तमान में, तो क्या रणनीति है आपकी इस भाजपा और सपा के किले को किस तरह से भेजना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ होता है नीतियों का, और हमारी पार्टी की जो नीति है, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जो भी आज तक दबे कुचले शोषित समाज के लोग हैं, जिनको आज तक कोई हक और हिस्सा नहीं मिला, हम उनको हक और हिस्सा दिलाने की बात करते हैं, और इसी फार्मूले पर हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे। तो इस एक फार्मूले के अलावा और क्या पार्टी का एजेंडा है? पार्टी का एजेंडा है कि हम अगर हम सरकार में आते हैं तो हम इस प्रदेश में एक समान शिक्षा नीति लागू करेंगे, ठीक, और जो भी किसान हैं, किसानों को सिंचाई के लिए जो बिजली है, बिजली हम फ्री देंगे, ठीक, बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें फ्री देंगे। यही हमारे एजेंडे हैं। अगला सवाल प्रत्याशी जी से हमारा रहेगा कि आप जसवंत नगर से महिला प्रत्याशी हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जसवंत नगर क्षेत्र में आपने ऐसी कौन सी कमी देखी है जिन्हें आप, यदि आप जीतते हैं, उन्हें पूरा करना चाहिए? हमने देखा है गाँव में जो घुमंड जी, तो
की जनता बदलाव चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है। और कमी जानना चाहूँगा, कमी क्षेत्र में कौन सी कमियां हैं? कमियां वही है कि यहाँ पर महिलाओं को हक अधिकार नहीं मिल रही है। हमारा जो पिछड़ा वर्ग है उनको हक अधिकार नहीं मिला, उनके लिए आवाज नहीं कोई उठाने वाला है। जो सामान्य वर्ग है वही सारी हमारा आरक्षण होता है, महिलाओं का जो भागीदारी है हमारे जो परसेंटेज के हिसाब से, तो वो महिलाओं को उनकी भागीदारी नहीं मिल रही है। क्योंकि 50% अगर हमारे भाई वोट डालते हैं, 50% हमारी महिलाएं भी वोट डालती है। तो अधिकार सबको दिया गया, लेकिन उनको अधिकार ये नहीं मिलता है। महिलाओं को कौन सा अधिकार मिल जाता है बताइए? हम महिलाएं जाएं अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए जाएं तो हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखता है। अगर जाए वहाँ का दरोगा आपको रिपोर्ट नहीं लिखेगा, ऐसा यहाँ का केस हो चुका है। ऐसा कोई केस आपको संज्ञान में आया है? हाँ आया है। यहाँ पर एक बंजारों का वो अड्डा है, वहाँ के लोग हैं जो उन लोगों को उनका आरक्षण और घर में जो जगह होता है कॉलोनी मिलती है, सभी लोग पिछड़े वर्ग को कॉलोनी आती है, तो उन लोगों को कॉलोनी तक नहीं मिलती है। और उनको अगर कॉलोनी हो और खेत थोड़ा सा तो उनके हिस्से में आना है चाहिए, जैसे चकबंदी होती है लेखपाल द्वारा, तो उनको हिस्सा उसमें मिलना चाहिए। अगर उनके पास नहीं है तो उनको कोई भी हक अधिकार नहीं है। जब उनके यहाँ कोई खत्म भी हो जाता है, किसी की मृत्यु हो, तो उनके लिए शमशान घाट भी नहीं, वहाँ वो अपने घर के बाहर अपना गड्ढा खोद कर और अपने बच्चे का उनको दफनाती है। अब बताइए ये किसकी हक और हिस्सा मिलना है? चलिए, तो एक सामाजिक मुद्दा है। अगला प्रश्न हमारा जो कुसुमा साथी जी उनसे है कि आप जो अभी देख रहे हैं बेरोजगारी, अभी जो परीक्षा हुई है किसी वाले रेलवे विभाग, वहाँ छात्रों पर लाठी बरसाई गई, तो अगर आप इस लाठी को छात्रों को पढ़ रही हैं तो आप किस तरह से देख रहे हैं? या सही हो रहा है इस योगी सरकार में, या जो रोजगार बच्चों को मिलना चाहिए, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या आपके सुझाव हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार भाइयों को। आज वो स्थिति बनी हुई है, ना ही तो समान शिक्षा है बच्चों के लिए, और जहाँ भी जगह निकलती है नौकरियों के लिए, अब आप आ जाइए 69,000 भर्तियों में, जो भी OBC SC ST के बच्चे थे उनको उसमें नहीं लिया गया। सारे बच्चे हाई कास्ट वालों के ही लिए गए हैं जो जनरल में आते हैं। हम लोगों को अभी तो आरक्षण मिलना चाहिए। जो हम 52% हैं, 27% दिया गया था वो भी काट दिया गया, 10% पे आगे वो भी नहीं मिला है, तो हम लोगों को नौकरियां मिलना चाहिए। सरकार सिर्फ गल्ला देने की बात करती है, कॉलोनी देने की बात करती है, शौचालय देने की बात करती है, ये बात क्यों नहीं करती है कि हर गांव में कॉलेज होना चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए, और क्या नाम है सिलेबस एक जैसा होना चाहिए, जो हमारे सारे बच्चे टेस्ट में पास। हाँ, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मतलब आपने बात की है वहाँ इतना घोटाला हुआ है, क्योंकि जब OBC की रिपोर्ट आई है तो वहाँ पर आपका 18,000 के ऊपर किया है, लेकिन सरकार ने केवल 6800 कंसिडर किया है। लेकिन हाईकोर्ट का पुनः फैसला आ गया कि भर्ती इससे ऊपर नहीं हो सकती है, या तो उन लड़कों को बच्चों को बाहर निकाला जाए जो भर्ती अंदर हो चुके हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं है। उस्मा जी, अगला सवाल मैं आपसे रखना चाहूँगा कि पार्टी के ऐसे कौन से मुद्दे हैं, जैसे आपने बताया समानता का आपका है, स्वच्छता का है, तो किस प्रकार से आप रोजगार, शिक्षा और गरीबों के लिए सुरक्षा की किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे, और कौन से आपके मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप चुनाव जीतना चाहते हैं? माननीय काशीराम जी ने जो नारा दिया था, इसकी जितनी संख्या वाली इसकी उतनी हिस्सेदारी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने यही नारा रखा है, और माननीय काशीराम जी के बताए हुए मिशन पे चलने वाले हैं वो। तो इस समय जो स्थितियां रही हैं, पार्टी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? इसीलिए जरूरत पड़ी है कि उन्होंने समाज में पीड़ा देखी। हमारी पार्टी किसी एक जाति के लिए नहीं है, समानता का व्यवहार है यहाँ, सभी के लिए, सभी वर्ग के लिए यहाँ पे अधिकार है, हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है। और जब हमारी सरकार सत्ता में आती है, जैसे बिजली की महंगाई हुई है, तो उस पर हमारे किसान भाइयों के लिए बिजली फ्री करना चाहिए, और जो हमारे गांव में गरीब लोग हैं उनको भी उचित रेट पे बिजली मिलना चाहिए। अब आप आ जाइए, खाद पे जो महंगाई की है सरकार ने, उस पर भी छूट मिलना चाहिए हमारे किसान भाइयों को। अब आ जाइए डीजल पेट्रोल, तो उसमें भी छूट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिए हैं। अब आपका सरसों का तेल है,
हम 50 रुपए में 60 रुपए में खरीदते थे, वो इस समय 200 रुपए। तो उसमें भी जब हमारी सरकार आएगी तो फिर महंगाई कम की जाएगी और महिलाओं के लिए सुरक्षा और सुविधा की जाएगी। हम महिलाओं को आज तक किसी ने सम्मान नहीं दिया है, वो हमारी जन अधिकार पार्टी में हर वर्ग की महिलाओं को सम्मान दिया गया है और सुरक्षा महिलाओं की होगी। अगला सवाल हमारा देवेश साहब जी से है कि देवेश साहब जी इस समय जो बेरोजगारी है, अगर कायदे से देखा जाए तो रेशियो बहुत ऊपर बढ़ चुका है। बेरोजगारी और आपकी महंगाई, इस दौरान महंगाई जो आपकी है आम आदमी की कमर तोड़ रही है, इसमें कोई गुरेज नहीं है मुझे कहने है। क्योंकि जो सिलेंडर आपका 432 का आता था वो सिलेंडर आज 1000 का आ रहा है, ठीक। और जो महंगाई हमारी बेरोजगारी इतनी कम पहुंच आज हमारी बहुत बढ़ गई है, ठीक। तो आपके इस विषय में आपकी क्या रणनीति रहेगी कि जो महंगाई है या आपकी बेरोजगारी है उसे किस प्रकार से कम करेंगे? क्या आपके फॉर्मूले होंगे जिससे वह महंगाई और बेरोजगारी में दो प्रश्न एक साथ ले रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है, तो दोनों प्रश्नों पर आप अपनी बात रखें। देखिए, कोई भी सरकार हो, सरकार जब बनती है तो वादे बहुत करती है, लेकिन उन वादों को कितना खराब करती है ये हम लोगों को या वोटर्स बाद में पता चलता है। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे सर्वप्रथम बेरोजगारी के ऊपर जो सरकारी संसाधन हैं जहां वैकेंसियां हो सकती हैं उनको हम लोग सरकार में आने पर पूरा करेंगे। जो आज रिक्त हैं या बैकलॉग में हैं उन सबको भरेंगे। उसके बाद भी ऐसी व्यवस्था है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी रोजगार नहीं है। अगर कोई भी कंपनियां अगर यहाँ स्थापित करती सरकार तो उससे रोजगार मिलते, बेरोजगारी कम होती। तो हम वो प्रयास करेंगे जिससे कंपनियां उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लाई जा सके। बाकी सरकार के जो अधीनस्थ जो है जितनी भी नौकरियां हैं उन पर सब ज्यादा से ज्यादा हम फोकस करेंगे, उन्हें भरने का काम करेंगे। और ये आप देख लीजिए कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि बाना में अभी जगह निकली थी, हमें आपको सबको पता होगी। मालूम है मंत्री जी के भाई ने अपने उनको कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, उनको सिलेक्ट नहीं कर लिया था। आपका देखो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में उन्होंने अपने भाई को सिलेक्ट किया था, उसके बाद उसको फिर वापस लेना पड़ा। जी मुझे वो भी याद है। जी वो याद है। दूसरा आपको ये भी याद होना चाहिए, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया था। वो दूसरा ये भी याद होना चाहिए कि जनपद स्तरीय जो 15 जगह निकली थी और 15 जगहों में 11 जाति विशेष जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी उनके लड़के हो जाते हैं। तो बताइए कहाँ किसको समान जो है अधिकार मिल रहे हैं? ऐसा व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हमने ये कहा है कि हमारा मतलब मुंह से बोलना नहीं, जो सबका साथ और सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे ऐसा नहीं है। हम जो बोल रहे हैं वो हमारे पार्टी के लिखित संविधान प्लस एजेंडे में शामिल है। अगर मैं जो कोई वादा कर रहा हूँ वो अगर मैं पूरा नहीं करता हूँ तो वो वादा निश्चित ही ऐसा है कि हमारे खिलाफ कोई भी कोर्ट में उसको लेकर जा सकता है, जिससे कोर्ट हमारे ऊपर एक्शन ले सकता है। हम लिखित में कह रहे हैं 100 वाक्य 1 लिखा। अगला सवाल इलाके जी तुम्हारा रहेगा कि जसवंत नगर विधानसभा से कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी नाम नहीं उतारा, इसका आपको कितना लाभ हो सकता है? हमारे लिए हम जब क्षेत्र में जाते हैं जी, तो जो क्षेत्र की जनता है उसको हम अपनी नीतियां बताते हैं। हमें हर वर्ग का वोट मिल रहा है, कभी पिछड़े, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, SC, माइनॉरिटी सभी का वोट मिल रहा है। उससे हमारा कांग्रेस से खड़ा न करने या करने से हमारा कोई न नुकसान और कोई आपको फायदा नहीं हो रहा है, ना ही कोई आपको नुकसान है। ना नुकसान है। चलिए आगे और जानना चाहते हैं आगरा मंडल जी से साहब जी से मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी आप रोजगार की बात कर रहे थे, एक वर्ग ऐसा है प्राइवेट सेक्टर में जो शिक्षक कहा जाता है, उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। 2 से 3 साल होने को हैं, कोविड काल में महाविद्यालय विद्यालय बंद रहे। एक टीचर है प्राइवेट जो बाहर जाके मजदूरी भी नहीं कर सकता और उतनी उसकी सैलरी नहीं होती है कि जितना वो सेव कर सके।
तो क्या आपकी पार्टी में कोई ऐसा सुझाव लेके आई है जो आगे प्राइवेट टीचर हैं, महाविद्यालयों में हैं, इंटर कॉलेज में हैं, इनके लिए क्या कोई सपना लेगी पार्टी है? बिल्कुल, इनके सबके लिए हमारे पास 11 पॉइंट ऐसे हैं जी, जिनमें सबके लिए समायोजन आंगनवाड़ी हो या आपकी आशा बहुएं हो या आपने जो निकाय है, सबके लिए व्यवस्थाएं हैं जो अभी प्राइवेट में चल रहे हैं, इन सबके लिए व्यवस्थाएं हैं। इसकी के साथ साथ मैं एक बात आपसे और कह दूं कि देखिए, हम लोग पहले ही कह दिया, हम लिखित में कह रहे हैं और हम पर लोग विश्वास कर रहे हैं। अगर विश्वास न कर रहे होते तो आप देख लीजिए कि जब हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने अभी जो रैली के कार्यक्रम किए, वो रैलियां हमारी जो आज लोग बड़ी पार्टी कहते हैं, उनसे बहुत आगे और बहुत ज्यादा फील हुई है, ये प्रमाण है। ये आगे एक प्रश्न मेरा आपसे और रहेगा सर जी, यदि आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुमत में आती है, आपको सत्ता बनाने का मौका मिलता है, तो आपका पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? वो तो अभी आपने शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुआ था हमारा जो सामूहिक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का, माननीय अशोक ओवैसी साहब, माननीय बामन बेग साहब, उन लोगों ने मुख्यमंत्री का चेहरा माननीय बाबू सिंह को बना दिया है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का चेहरा बना दिया है, वो तो सारे टीवी में चल गया, बना दिया। एक बार हम भी उस चीज को आपके मुहार जानना चाहते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगला प्रश्न हमारा है कि जो मधु कुशवाहा जी से आप सात समाज से आते हैं और सात समाज से दूसरे प्रत्याशी आपके भाजपा से हैं, तो उनसे क्योंकि एक वोट दो जगह डिवाइड होगा, तो आप उस वोट को कितना अपने पाले में ला रहे हैं, कितना नहीं रोक पा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या राय है? जो इस समय सरकार है हमारी, और जो हमारे PM साहब हैं, तो उन योजनाओं को लेकर जो उनकी योजनाएं चल रही हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी महिलाएं और भाई हमारे लोग हैं, तो उन योजनाएं उनको वो मिलती नहीं है। जो योजनाएं वहाँ से दी जाती है पर वो योजना वहाँ तक धरातल पर उनके पास नहीं पहुँच पाती। इसलिए वहाँ के लिए हमारे जो शास्त्र में जिस क्षेत्र में मैं जाती हूँ, तो उस योजनाओं के लिए कि हमको ये परिवर्तन चाहिए। हम अभी तक बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं कि हम लोगों को, हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और उनको नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं, तो वो सपोर्ट ये चाह रहे हैं कि अब की बार केवल माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की सरकार हम लाना चाहेंगे, और हम अभी तक जो दिया 17 में हमने जो भूल की है वो हम 2022 में भूल नहीं करना चाहते। इस पे हम आपसे 2 मिनट चाहेंगे। आपने जो कहा है कि शाक्त समाज से हैं और शाक्त समाज से प्रत्याशी है, तो हम आपने एक विशेष पे क्वेश्चन कर दिया है, जात विशेष पे, इसकी हम आपको जो है परिभाषा बताते हैं सही। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी सरकार है, इससे कोई बड़ी झूठ बोलने वाली या केंद्र की सरकार है, उससे कोई झूठ बोलने वाली सरकार नहीं है। माननीय उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 का जो चुनाव लड़ा गया, वो चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे को दिखा करके लड़ा गया। तो जो एक बार दूध से जल जाता है वो मट्ठा भी फूंक फूंक के पीता है। शाक्त समाज उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूँ, 2011 की जाति गणना सरकार की कह रही है कि एक पेपर ने दिया 14%, एक 15, एक 16, हम 15% मानते हैं। उस 15% की बदौलत 2007 की सरकार माननीय बहन ने बनाई, उसके बाद सपा की बनी, उसके बाद ये बीजेपी की बनी। एक मुश्त चेहरा दिखा करके 90 से 95% इस समाज ने बीजेपी को वोट देने का काम किया है। तो ये तो एक विधानसभा की आप बात कर रहे हैं कि ये विधानसभा के स्तर की विधायक बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, वैसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। चेहरा उसको देख लीजिए। तो इस समाज से एक वोट की कहीं भी उम्मीद बीजेपी न करे अपने आप को। ये समाज अब जाग गया है, समझ गया है कि हमारा कहाँ हक और अधिकार सुरक्षित है। ये आपको बता दें कि बीजेपी, एक मिनट, बीजेपी ये यहाँ जसवंत नगर विधानसभा पे कि ज्यादा से ज्यादा अपनी जमानत बचा ले, यही बहुत। अब की बार तो चेहरा ओपन कर दिया है योगी जी का पहले ही। अब की बार तो योगी जी का चेहरा पहले ही ओपन है। बिल्कुल, जो 17 का चुनाव हुआ था उनके ऊपर हुआ था, तो उन्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे हमारे भारतीय संविधान को निष्क्रिय किया जा रहा है, वह इनडायरेक्ट वे। जैसे आपने देखा होगा कि हर विभाग लगभग प्राइवेट होने जा रहा है।
आपका रेलवे विभाग प्राइवेट हो गया, कुछ हद तक आपका विद्युत विभाग प्राइवेट हो गया है। तो इस संविधान बचाने के लिए आपकी पार्टी की क्या योजना, क्या थीम है? ऐसा है, देखो प्राइवेट होने से हमारे रोजगार कम हो रहे हैं, क्या सीधी बात है, क्योंकि हमारे जो बेरोजगार बेचारे साथी हैं उनका मेन कार्ड यही है, प्राइवेटाइजेशन। और ये थोड़ी इनडायरेक्ट ठंडा की जो मूल संविधान आपका है उसे निश्चित कर, तो इसके लिए संविधान बचाने के लिए आपकी पार्टी का क्या उसका एक मोटिव है, क्या आपका लक्ष्य है कि हम इस तरह से हम अपने संविधान को बचाएंगे? देखिए, संविधान बचाने की बात आपने कही है, तो हम लोग 2 साल से ज्ञापन के माध्यम से एडीएम और डीएम साहब को सूचना देते रहे हैं कि संविधान की फिक्र अगर किसी को है तो उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी 2 साल से लड़ रही है। और क्यों लड़ रही है? क्योंकि बाकी पार्टियां बीएसपी भी है, वो भी नहीं बोली किसान के मुद्दे पर, वो भी नहीं बोले, एसपी वो भी नहीं बोले, हम बराबर बोल रहे हैं, हमारा रिकॉर्ड है कलेक्ट्री में। और यहाँ आप ये बताइए संविधान खत्म कौन लोग कर रहे हैं? हमने ये आप क्वेश्चन मुझसे किया है, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जानते आप भी है, मैं भी हूँ, कि संविधान खत्म कौन कर रहा है? संविधान बीजेपी खत्म कर रही है, जो डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, सेंट्रल में बैठी है और यूपी में बैठी है। संविधान वहीं से खत्म होगा कि आप लोग देख लीजिए कि जब 2022 का चुनाव आएगा, इस बीजेपी रूपी पौधे को समूल जड़ समेत यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे। आने वाले 24 के चुनाव में दिल्ली की भी उनसे जो है सत्ता छीन लेंगे। संविधान वहीं से बचाया जा सकता है, संविधान वहीं से सुरक्षा की जा सकती है। हम लोग लड़ सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, वो आवाज हम 2 साल से उठा रहे हैं, लेकिन करना न करना, सिलो भोजन दे करके जैसे आदमी को मारा जाता है, इस तरीके से संविधान को पूरा खत्म करना। संविधान में संशोधन, एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को, बाबा साहब को, जिन्होंने हमें संविधान दिया, उन्हें कितनी भाषाओं का ज्ञान था? और ये बैठे जो आज इस कुर्सी पे बैठे, इनको कितनी भाषाओं का ज्ञान है जो उसमें संविधान में संशोधन कर रहे हैं? संशोधन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि 200 साल पहले जो भारत था वही भारत हम बनाना चाह रहे हैं, कि जिस समय 85 के आगे एक हड्डी लगी रहती थी और पीछे एक झाड़ू लगा रहता था, उसी जगह 85% को पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस की विचारधारा है और आरएसएस पे चलती है और उन्हीं के माध्यम से चलती है। जो उन लोगों के पास न परिवार होते हैं और न बच्चे होते हैं, सिर्फ दिमाग किसी पे चलता है उनका। एक बात हम आपको और बता दें, कोरोना की आपने बात की थी, तो कोरोना में आप देखा होगा कि देश के राजा, देश के प्रधानमंत्री ने ये मूड जान लिया था जनता का, ये समझ लिया था कि हम कहां तक इनके माइंड को काबू में कर सके। जैसे बोलते माइंड अपने काबू, ब्रेन वॉश हमारी होती है, तो उसके लिए दवा चाहिए कि तालियों से भाग सकती है, या मोमबत्ती अगर बल्ब बंद कर दीजिए, मोमबत्ती जलाने से भाग सकती है, मोबाइल की चार्ज चलाने से भाग सकती है। देख लीजिए, उन्हें ये भापा था कि कितने लोग मेरे बस में हो गए, हम कहते वही करेंगे, वही देख लिया। लेकिन अगर उस समय एक आदमी बस में नहीं था, इस देश का एक व्यक्ति बस में नहीं था, वो आरएसएस भाप रही थी। कौन नहीं था बस में? देश का किसान। उस लॉकडाउन में जब पूर्णतः लॉकडाउन था, तब भी किसानी खेती चल रही थी। तो उन्होंने उनके जो आरएसएस वालों ने दिमाग चलाया था, जो अभी कानून बनाए थे लॉकडाउन में, 10 कानून, वो इसीलिए बनाए थे कि ये अभी गुलाम मानसिक नहीं हुए। तो इसलिए उनको जो है जमीन अदानी अंबानी जैसों को लीज पे दी जाती है 25 साल के लिए, वो खत्म करने की प्रक्रिया थी। जाति जी, आप वोटरों से क्या अपील करना चाहिए कि वो आपके पक्ष में वोट करें? हमारी वोटरों से यही अपील है कि हम जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी जाते हैं तो वो सिर्फ समान शिक्षा हो और हमारे सब लोगों को जो हमारा समान वर्ग है और हमारा किसी भी वर्ग का कोई भी हो तो उसको समान हिस्सेदारी हो। हर कोई भी, आप जितने भी समाज में 85% हमें पिछड़ा वर्ग और 15% हो, सबको समान मिलना चाहिए जिसका जितना हिस्सा। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।